बच्चों, आप सभी का ग्लोबल टीचिंग सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम करने वाले हैं मैट्रिक क्लास, आने वाले मैट्रिक एग्जाम जो है आपका एसएसटी का, उसका सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं और आशा करते हैं कि आपका अच्छा तरीका से मैट्रिक का एग्जाम जाए। इसके अलावा इस वाले सेट में हम कुछ ऐसा व्यवस्था किए हैं जिससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको मिलेगा और साथ ही साथ आपका आने वाले एग्जाम में मदद भी करेगा। आइए देखते हैं। तो सेट का पहला क्वेश्चन कर रहा है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो हिंद चीन का देखा जाए तो हिंद चीन के अंतर्गत आपका चीन शामिल नहीं होता है। और आप लोग जैसे कि पढ़े होंगे, हिंद चीन के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 देश शामिल होती है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। और मुख्य रूप से इस तीनों देश के ऊपर इसी को संयुक्त रूप से हम लोग हिंद चीन के नाम से जानते हैं। आगे देखा जाए क्वेश्चन 2 नंबर, वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1815 में ही वियना कांग्रेस हुआ था। आगे देखा जाए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तब इसका सही आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसके अलावा बात करते हैं द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन बनता है, लेकिन अगर इसको समझें, नाटो की स्थापना 1949 में हुई तो थी, लेकिन ये एक आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए नहीं हुआ था। ये मुख्य रूप से अपने सैन्य गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए किया गया था। बात करते हैं यूरोपीय संघ का आपका 90 के दशक के बाद इसका स्थापना होता है, लेकिन इसकी स्थापना की कहीं ना कहीं आपका 1957 में EEC यानी यूरोपीय इकोनॉमिक काउंसिल के रूप में हो चुका था। तो इसका सही आंसर आपका यूरोपीय संघ हो सकता है, क्योंकि आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया गया था। इसके लिए इसका सही आंसर डी हो सकता है। आगे देखा जाए 5 नंबर, नरोत्तम सिंघानिया किस देश के शासक थे। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नरोत्तम सिंघानिया कंबोडिया के शासक थे। आगे देखा जाए क्वेश्चन 6 नंबर का है, वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जेम्स वाट ने वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किया था। इसके अलावा बात करते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टिस्को कहते हैं। इसके अलावा 1907 के जस्ट 3 साल बाद टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी। इसके अलावा आगे देखा जाए गोलघर कहाँ पे है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पटना। इसका सही आंसर आपका पटना हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन आगे देखा जाए, यहाँ पे कुछ आपका इतिहास की किताब से जो एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं उसको लिखा गया है। यहाँ से गारंटी हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, तो देखते हैं। वाष्प चालित इंजन का आविष्कार 1769 में जेम्स वाट ने किया था। इसके अलावा स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार रिचर्ड ऑकराइट ने 1769 में किया था। इसके अलावा स्पिनिंग जेनी जो जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, इसका 1770 में आविष्कार। और फ्लाइंग शटल जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार 1773 में किया था। इसके अलावा स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार सैमुअल क्रॉम्पटन ने 1779 में किया था। पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने 1750 में किया था। तब आप लोग से आग्रह है कि इसको कम से कम एक बार याद जरूर कर लीजिएगा, यहाँ से ज्यादा चांस बनते हैं एक ऑब्जेक्टिव उठने का। इसके अलावा एक ये भी क्वेश्चन है जो आप पूछा जाने लगा है, कपड़ा छापने का यंत्र, जो बेलनाकार छपाई का यंत्र है, इसका आविष्कार किसने किया था। तो इसका नाम याद रखिएगा बेनर। इसका सही आंसर होगा आपका बेनर। कपड़ा छापने का जो बेलनाकार यंत्र है, इसका आविष्कार बेनर ने किया था। इसके अलावा सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था 1815 में। आगे देखा जाए क्वेश्चन, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील पॉलिसी लागू की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका FD रूजवेल्ट। जब आपका 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी चालू हुआ था, तो इसका प्रसार, इसकी उत्पत्ति तो आपका अमेरिका के बाजारों से हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जब यूरोप और पूरा दुनिया को तबाह करने लगता है, आगे चल करके 1932 में जब FD रूजवेल्ट जब आपका अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, तो इन्होंने ही आर्थिक मंदी के प्रभाव को कम करने के लिए, जब उससे बचने के लिए न्यू डील पॉलिसी लागू की गई थी अमेरिका में। इसके अलावा बात करते हैं नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1804 में। 1804 में नेपोलियन के द्वारा विजित जितने भी क्षेत्र थे यूरोप के, सभी क्षेत्रों में नेपोलियन द्वारा बनाया गया संहिता को लागू किया गया था। आगे देखा जाए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि
1971 में हुई थी और यह मुख्य रूप से फ्रांस और जर्मनी के बीच हुई थी। इसके अलावा आगे देखा जाए कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म आपका जर्मनी के ट्रियर नामक प्रांत में होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन सही होकर जाएगा आपका ऑप्शन ए जर्मनी। इसके अलावा पूछ रहा है 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया था। तो देखा जाए 1991 में तो आपका नई आर्थिक नीति, भारत में जो नई आर्थिक नीति आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहिए तब, चाहे इसी को हम लोग एलपीजी का रिफॉर्म, चाहे एलपीजी की नीति कहते हैं, ये कब लागू हुआ था। तो 1991 के समय में, उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। इसके अलावा बात करते हैं गैट का। मुख्य रूप से ये डब्ल्यूटीओ का ही पुराना वाला रूप है गैट, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी और इसी में सुधार करते करते 1995 में आपका डब्ल्यूटीओ की स्थापना किया गया था। आगे देखा जाए इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन है कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंकिंग। बैंकिंग आपका सेवा क्षेत्र से संबंधित है, तृतीय क्षेत्र, बाकी तीनों के तीनों प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए चीज है। इसके अलावा आगे देखा जाए 15 नंबर क्वेश्चन, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है। तो मुख्य रूप से ये सभी जितने भी केंद्र के नाम लिए गए हैं सब मुख्य रूप से आयरन और स्टील के मुख्य रूप से केंद्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आयरन और स्टील, ऑप्शन सी। इसके अलावा बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय जो होता है मुख्य रूप से यह आपका औसत आय होता है। इसके अलावा बात करते हैं आगे 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन आपका हुआ था 1952 में और इसका अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और साथ ही साथ इसका राष्ट्रीय विकास परिषद का जो मेंबर्स होता है ये राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1992। बांग्लादेश की मुद्रा आपसे पूछा है, तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। इसके अलावा कुछ और यहाँ से भी हर साल आपका मुद्रा से एक ना एक ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो इसके लिए हम इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट को डाल दिए हैं। देखिए बांग्लादेश की मुद्रा टका है, भारत और पाकिस्तान का मुद्रा रुपया है। इसके अलावा यूएस, कनाडा और सिंगापुर का बात करें तो डॉलर चलता है, रूस में रूबल चलता है, चीन में रेनबिन्बी चलता है। इसके अलावा तुर्की का याद रखिएगा, तुर्की का मुद्रा लीरा होता है, इंग्लैंड में पौंड चलता है, ईरान में रियाल और जिसका अब नाम बदल करके तुमान कर दिया गया है। इसके अलावा इराक में दिनार चलता है, स्वीडन में क्रोना चलता है, इंडोनेशिया में रुपया चलता है, रुपया नहीं रुपया याद रखिएगा, घुमा सकता है। और भूटान में जो मुद्रा है उसे न्यूगल्ट्रम कहा जाता है। तो यहां से आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पक्का होगा। आगे देखा जाए क्वेश्चन आपसे पूछा है राष्ट्रीय आय का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार क्या है, पारिवारिक क्या है, सार्वजनिक उपक्रमों क्या है, उत्पादन के साधन क्या है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उत्पादन के समस्त साधनों की कुल आय, यही आपका हो जाएगा राष्ट्रीय आय। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके अलावा आगे देखते हैं क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था। तो सही इसका आंसर हो जाएगा भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन का, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार के ऋण प्रदान किया जाता है। तो मुख्य रूप से भूमि विकास बैंक किसानों के भूमि को बंधक बना करके उन लोगों को दीर्घकालिक 15 या 20 साल का ऋण देता है अन्य कृषि उपकरण खरीदने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीर्घकालिक ऋण। इसका सही आंसर आपका दीर्घकालिक ऋण है। 22 का बात करते हैं भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली लागू की गई है। तो भारत में ना ही आपका पूंजीवादी प्रणाली है ना ही समाजवादी प्रणाली है, दोनों का मिक्सचर दिखता है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलेगा। आगे देखा जाए क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नागार्जुन सागर परियोजना किससे संबंधित है। तो नागार्जुन सागर नाम से याद रखिएगा, अर्जुन के जो साथी महाभारत के समय में अर्जुन के साथी कृष्ण बने थे, तो इससे इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्ण नदी से संबंधित है। इसके अलावा आगे देखते हैं, पूछ रहा है 24 नंबर 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। तो जैसा कि हम जानते हैं बंगाल की खाड़ी में आपका यहाँ पे कुछ इतना खतरनाक सुनामी आया था जिससे भारत, बांग्लादेश, इधर का म्यांमार और इधर का श्रीलंका और नीचे का इंडोनेशिया तक सब प्रभावित हुआ था। और यही 26 दिसंबर 2004 को जो बंगाल की खाड़ी में आपका सुनामी आया था, इसी से अपना भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट
जल समाधि ले लिया। आगे देखा जाए सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण आपका हो जाएगा केबल का टूट जाना। तो 25 का ऑप्शन ए सही है। आगे देखा जाए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाढ़ क्षति पहुंचाती है। तो मुख्य रूप से बाढ़ सिर्फ ना ही पशुओं को क्षति पहुंचाती है, सिर्फ ना ही भवनों को क्षति पहुंचाती है, और सिर्फ ना ही मानव को क्षति पहुंचाती है, लगभग सभी को क्षति पहुंचाती है, फसलों को भी, भवनों को भी और पशुओं को भी। इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके अलावा देखा जाए आगे, यहाँ पे कुछ ना स्पेशल कुछ प्रमुख वर्ष दिए गए हैं जिस साल आपका देश के अंदर कुछ खतरनाक आपदाएं आई थी। बात करते हैं चक्रवात का, तो अक्टूबर 1999 में भारत के अंदर एक विनाशकारी चक्रवात आया था जिससे बड़ी मात्रा में भारत को जान माल की हानि हुई थी। इसके अलावा बात करते हैं विनाशकारी भूकंप 1934 में आया था जब धरती कहीं कहीं से फट भी चुकी थी। इसके अलावा बात करते हैं देश के अंदर एक सूखा वर्ष 1966 जिसके चलते देश के अंदर अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और बात करते हैं सुनामी वर्ष, 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में जो सुनामी आया था उसके चलते अपना इंदिरा पॉइंट भी जलमग्न हो चुका है। आगे देखा जाए 27वां क्वेश्चन पूछ रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है। तो मुख्य रूप से स्वर्णिम चतुर्भुज पूछे या आपसे उत्तर दक्षिण गलियारा पूछे या पूरा पश्चिम गलियारा पूछे, सभी आपका जुड़ा हुआ है सड़क मार्ग से। सड़क मार्ग का ही एक टाइप है। इसके अलावा देखा जाए बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए था। बाढ़ के समय में लोगों को मुख्य रूप से उच्च भूमि पर जाना चाहिए जिससे क्या हो सकेगा, वो लोगों का जान और माल दोनों का बचाव हो सकेगा। इसके अलावा देखते हैं आगे 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो अगर आप लोग दलों की योग्यता को देखते हैं तो चुनाव आयोग मुख्य रूप से देश के अंदर दो तरह के दलों को बांट के रखा है, एक राष्ट्रीय स्तर के दल है, एक क्षेत्रीय स्तर के दल है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय स्तर के दल, तो इसमें आपका जनता दल यूनाइटेड यानी JDU ये आपका एक क्षेत्रीय पार्टी है, बाकी सभी राष्ट्रीय स्तर के पार्टी है। आगे देखा जाए क्वेश्चन 30 नंबर कह रहा है पंचायत के चुनाव कौन कराता है। तो पंचायत के चुनाव मुख्य रूप से आपका राज्य चुनाव आयोग करवाती है। इसके अलावा बात करते हैं लोकसभा का चुनाव, चाहे विधानसभा का चुनाव, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव, जितने भी बड़े बड़े चुनाव होते हैं सब आपका चुनाव आयोग कराती है, भारत की चुनाव आयोग। अब बात करते हैं पंचायती चुनाव का, तो ये आपका राज्य का चुनाव आयोग कराती है। इसके अलावा बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान का एक जिला है नागौर, वहीं से आपका पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा देखा जाए आगे 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 74 में छात्र आंदोलन हुआ था और 75 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। तो आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका C, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। इसके अलावा बात करते हैं जनता पार्टी की सरकार, तब आपातकाल लागू होने के बाद 2 साल के बाद 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उस समय इंदिरा गांधी जो कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री थी वे हार चुकी थी चुनाव। आगे देखा जाए 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर का है ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से चालू हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक जगह है दुबरगंडा, वहां से आपका ताड़ी विरोधी आंदोलन चालू होता है। इसके अलावा बात करते हैं धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार सांप्रदायिकता ही मानता है, 34 का ये हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं आगे सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है। चलिए आगे इसका ऑप्शन देते हैं, उसके बाद हम तय करेंगे आंसर इसका। देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देर करवाती है, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। इसके अलावा पीछे वाला था आपका ऑप्शन डी सही होगा इसका। ऑप्शन डी विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा पीछे कुछ और भी प्रमुख आंदोलन के बारे में बात किया गया, आइए इस एक्स्ट्रा फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। बात करते हैं ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश नैनौल जिला से 1992 में। इसके अलावा बात करते हैं छात्र आंदोलन 1974 में चालू हुआ था, गुजरात में भी हुआ था, लेकिन सबसे जो
प्रभावी छात्र आंदोलन था, बिहार का छात्र आंदोलन था जो 1974 में चालू हुआ था। इसके साथ साथ बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था और वही ऐसे शख्स थे जो इंदिरा गांधी के विरोध में सबसे आगे खड़े थे और इन्होंने इस छात्र आंदोलन में संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था। इसके अलावा बात करते हैं 1971 का वर्ष किसके लिए प्रसिद्ध है, तो 1971 में चुनाव हुआ था और उस चुनाव में इंदिरा गांधी भारी मतों से विजयी भी हुई थी और इंदिरा गांधी का एक नारा उस साल का बड़ा फेमस है, गरीबी हटाओ का नारा देकर के इंदिरा गांधी सत्ता में आई थी। इसके अलावा बात करते हैं 1972-73 के समय में देश के अंदर बड़ी मात्रा में मानसून की असफलता होती है जिसके चलते अनाज की कमी होती है देश के अंदर। बात करते हैं 1975 में आपातकाल लागू होता है और आपातकाल के समय में ही संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा बात करते हैं 1972 में चिपको आंदोलन किया गया था, कहां पर, तो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल प्रदेश में और इसका नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। एक और यहाँ सब्जेक्टिव पूछता है कि चिपको आंदोलन न किस वृक्ष से जुड़ा हुआ है, तो शायद अगर आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा कि अंगू का पेड़ की कटाई को लेकर के ही चिपको आंदोलन चालू किया गया था। इसके अलावा 1972 में एक और घटना होता है महाराष्ट्र राज्य के अंदर, जो वहां के दलित शिक्षित युवा लोग थे वे अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को देखते हुए अपना खुद का एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम दलित पैंथर्स रखा जाता है, जो कि महाराष्ट्र की एक संस्था है। इसके अलावा बात करते हैं 80 के दशक कहिए तब या 1988 और 89 कहिए तब, इस समय में आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन चालू होता है और नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व तो मेघा पाटेकर ने की थी। इसके अलावा एक और भी क्वेश्चन बनता है, सूचना का अधिकार आंदोलन कहां से चालू हुआ था, तो सही इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान से चालू हुआ था 90 के दशक में। और बात करते हैं यह अधिनियम पेश होता है आपका 2004 में और यही सूचना का अधिकार अधिनियम बनता है 2005 में। तो याद रखिएगा सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना था, तो 2005 में अधिनियम संसद के अंदर पेश हुआ था 2004 में। और सूचना का अधिकार चालू कहां से होता है, सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन चालू होता है 1990 में राजस्थान से। आगे देखा जाए पंचायती राज सबसे पहले कहां पे लागू हुआ था, तो राजस्थान के नागौर जिला से 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। बात करते हैं बोलीविया जनसंघर्ष किसके लिए हुआ था, तो वहां पे जो सरकार वहां की थी पानी का निजीकरण करे थी, इसी के विरोध में वहां की जनता ने जनसंघर्ष किया था। आगे देखा जाए क्वेश्चन 36 कह रहा है आपका, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल की राजतंत्रीय व्यवस्था को हटाने के लिए। यहाँ पर नेपाल के जो बड़े बड़े पार्टियां थी, मुख्य रूप से 7 पार्टियां थी, ये सभी आपस में एक साथ आ गए थे जिसे सप्तदलीय गठबंधन कहा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लोकतंत्र की स्थापना करना ही इनका मुख्य उद्देश्य था। 36 के बाद आता है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 में पूछा भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा झारखंड। झारखंड के पास झारखंड ही देश में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके अलावा बात करते हैं सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सी है, तो सौर ऊर्जा मुख्य रूप से वैसे क्षेत्रों में उत्पन्न हो सकती है जहां पे सूर्य का प्रकाश अधिकतम मिले, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान 38 का सी। इसके अलावा बात करते हैं बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी परियोजनाओं में से एक है। और इसका अगर आपको समय पता होगा सोन नदी घाटी परियोजना कब हुआ था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं 39 के बाद 40 सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरवन टाइगर रिजर्व, जो कि अपने रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, तो यही है आपका पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो भारत में सबसे लंबा बांध आपका हीराकुंड हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि ओडिशा में महानदी के ऊपर है। इसके अलावा बात करते हैं कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो मुख्य रूप से आपका विद्युत, जो कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इसके अलावा आगे देखा जाए क्वेश्चन 43 नंबर, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पे है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हाजीपुर, ऑप्शन डी। इसके अलावा बहुत जल्दी हम लोग जो आपका एसएसटी से जो आपका वीवीआई जितने भी पॉइंट्स बनते हैं, जैसे रेलवे का मुख्यालय, इसके अलावा नेशनल पार्क, इसके अलावा जम्मू नेचर क्षेत्र, तो उसका अलग से हम लोग वीडियो डालेंगे। अगर अच्छा लगे तो जरूर इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन से पहले यहाँ पे जो देश की कुछ प्रमुख परियोजना है इसको देख लेते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पे है, और जो सतलज नदी पे
जो भाखड़ा नागल परियोजना बनाया गया उससे पीछे जो जलाशय का निर्माण हुआ कृत्रिम जलाशय का, उस जलाशय का नाम गोविंद सागर झील है और यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 225 मीटर। इसके अलावा बात करते हैं हीराकुंड परियोजना जो कि महानदी पर है और महानदी ओडिशा राज्य में पड़ता है। यह विश्व की सबसे लंबा परियोजना है, करीब करीब 4800 मीटर की है। इसके अलावा बात करते हैं चंबल नदी है जो राजस्थान में बहती है और राजस्थान में चंबल नदी के ऊपर मुख्य रूप से 3 डैम है। 3 डैम के पीछे जो सरोवर है उसका नाम दिया गया है, जो पूछता है आपसे गांधी सागर झील, राणा प्रताप सागर झील और कोटा झील। ये किस नदी के ऊपर बना है? चंबल नदी के ऊपर। इसके अलावा नर्मदा नदी के ऊपर गुजरात में सरदार सरोवर डैम बना हुआ है। और इसके अलावा बात करते हैं नागार्जुन सागर जो कि कृष्णा नदी पर बना हुआ है और नागार्जुन सागर परियोजना के पीछे जो कृत्रिम जलाशय का निर्माण हुआ है उसका नाम भी नागार्जुन सागर ही रखा गया है। इसके अलावा बात करते हैं रिहंद बांध का। रिहंद बांध रिहंद नदी के ऊपर बनाया गया है और इसके पीछे जो कृत्रिम जलाशय बनता है तो इसे पंत सागर झील कहा जाता है और मुख्य रूप से रिहंद नदी एक सोन की सहायक नदी है। आगे देखा जाए क्वेश्चन 44 नंबर का है चावल किस प्रकार की फसल है? तो मुख्य रूप से चावल आपका एक खरीफ फसल है। आगे देखा जाए निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है यानी सरकारी क्षेत्र यानी जिसको हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं उसकी कंपनी होगी तब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल। बाकी सभी आपका निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं। 46 का बात करते हैं कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लौह यश, कोडरमा से मिलता है। इसके अलावा बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे जो फसल जो देश के अंदर विविध प्रकार के फसलें पाई जाती हैं उसका बुआई कटाई और उसका कुछ एग्जांपल जो यहाँ से भी आपका हर साल का एक ऑब्जेक्टिव बनता है। तो आइए देखते हैं इसको। रबी फसल का है तो रबी फसल मुख्य रूप से अक्टूबर नवंबर के समय में बुआई होता है और मार्च अप्रैल आता है तो इसको काट लेता है और इसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा गेहूं, जौ, चना, मटर। अगर आपसे एग्जाम में मुख्य रूप से अधिकतर रबी फसल और गेहूं के बारे में पूछता है, थोड़ा सा ट्रिक से याद भी रख सकते हैं। ऐसे सभी जगह ट्रिक लागू नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान से देखिएगा तो रबी में 2 अक्षर है और गेहूं में भी 2 अक्षर है तो इसे याद कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं खरीफ में 3 अक्षर और चावल में भी 3 अक्षर। तो 3-3 का जोड़ा और 2-2 का जोड़ा बना करके इसको याद रख सकते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आसान रहेगा याद करना। इसके अलावा बात करते हैं जायद फसल जो गर्मी के समय में मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। मुख्य रूप से इसमें वैसे फसलों को बोया जाता है जिसके अंदर पानी की मात्रा अधिक रहती है जैसे तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी और सब्जियां। आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड मुख्य रूप से 1970 के समय में हुआ था और इस ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से दूध उत्पादन पर बल दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति और श्वेत क्रांति के जनक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, याद रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध है? तो लीची के उत्पादन के लिए बिहार का मुजफ्फरपुर और वैशाली जिला विश्व प्रसिद्ध है। यहीं की शाही लीची पूरा दुनिया भर में जानी जाती है। इसके अलावा बात करते हैं 48 के बाद 49 नंबर आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो आय और उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन आगे देखते हैं 50 नंबर। इनमें से कौन व्यापारिक बैंकों का जमा का प्रकार नहीं है? तो यहां से भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। व्यापारिक बैंक के कार्य भी पूछ सकता है या व्यापारिक बैंक कितने प्रकार का जमा राशि स्वीकार करता है। तो यहां से इस 5 नंबर के क्वेश्चन को अच्छे से याद कर सकते हैं आप लोग। बात हो रहा है व्यापारिक बैंक की जमा का बारे में पूछा है तो इसका सही आंसर देखा जाए अधिविकर्ष होगा क्योंकि अधिविकर्ष एक प्रकार का ऋण है। आपसे पूछा है जमा तो आपका अस्थायी जमा, चालू जमा और आवर्ती जमा एक प्रकार है जमा का, लेकिन अधिविकर्ष एक ऋण का प्रकार है। अतः आपका 50 का सी आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 51 नंबर। पूंजी बाजार में किस प्रकार का ऋणों का लेन देन होता है? तो देखा जाए अगर बाजार सिस्टम को देखें, मुद्रा बाजार सिस्टम को देखते हैं तो यहाँ पे भारत के अंदर 2 प्रकार का बाजार देखने को मिलेगा। एगो भारतीय मुद्रा बाजार, एगो भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय पूंजी बाजार आपका दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है और भारतीय मुद्रा बाजार आपका अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। किसने कहा था कि ग्राहक हमारी दुकान पर आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी जी। गांधी जी ने ही कथन को कहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। इसके अलावा बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन का। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है? अगर आप लोग इकोनॉमिक्स में आधारभूत संरचना के बारे में पढ़े हुएगा तो आधारभूत संरचना को 2 भागों में बांटा गया है, एक आर्थिक आधारभूत संरचना और एक है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना।
तो आपका आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत आपका संचार आ जाएगा, वित्त आ जाएगा, यातायात आ जाएगा, यानी इसका आंसर सी है। सी शिक्षा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा बात करते हैं 54 नंबर, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैर पारंपरिक स्रोत में आपका ज्वारीय ऊर्जा है, बाकी तीनों आपका पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है। तो यहां से भी याद रखिएगा, यहां से भी अच्छा खासा पॉइंट बनता है आपके एग्जाम में। आगे देखा जाए गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तब बात करें हमारे देश के अंदर मिलने वाले कोयला का, तो कोयला का उसकी प्राचीनता के आधार पर मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में बांटा गया है। एक है गोंडवाना काल का कोयला और एक है टर्सरी युग का कोयला। तो गोंडवाना काल के कोयले बहुत अधिक पुराने, करीब करीब 20,000 वर्ष पुराने हैं, लेकिन जो आपका टर्सरी क्षेत्र का कोयला है वे आपका नए नए कोयला है, जिसकी उत्पत्ति करीब करीब आपका 5,000 साल पहले हुआ था, और इसलिए उसमें नमी की मात्रा अधिक रहती है, कार्बन की मात्रा कम रहती है। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला आपको गोंडवाना काल के कोयला मिलते हैं, और इस काल के कोयला का निर्माण हुआ था आपका 20,000 वर्ष पूर्व। आगे देखा जाए 55 के बाद 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से खरीफ फसल कौन सा है? तो खरीफ फसल में आपका चावल भी आ जाएगा, मक्का भी आ जाएगा, कपास भी आ जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 57 नंबर को आ रहा है इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो रेशेदार फसल जिससे हमें रेशा प्राप्त होता है, जैसे में आपका कपास एक रेशेदार फसल है, जूट भी रेशेदार फसल है और सन भी रेशेदार फसल है। आपसे पूछा रेशेदार फसल नहीं है, तो इसमें से गन्ना रेशेदार फसल नहीं है, यह एक व्यापारिक फसल है। इसके अलावा बात करते हैं 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां पर है? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपका कांडला वाला गुजरात में पड़ता है। इसके अलावा बात करते हैं 58 के बाद 59 नंबर, गुटेनबर्ग का जन्म कहां पे हुआ था? तो अगर आप लोग इतिहास की किताब पढ़े होगा लास्ट चैप्टर 8 नंबर 8 पार्ट, तो उसमें दिया होगा जर्मनी में गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, यही सबसे पहले मुद्रण कला का आविष्कारक है। इसके अलावा बात करते हैं इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही हो जाएगा कैक्सटन ने इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत की थी। इसके अलावा देखते हैं आगे 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो यही हो जाएगा आपका बोल्शेविक क्रांति, नवंबर 1917, जिसको हम लोग नवंबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसके आगे देखा जाए 62 नंबर, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रोट्स्की ने किया था, इसमें ऑप्शन नहीं है, आगे देखते हैं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं 63, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में ढाका में हुई थी, और ढाका के जो नवाब थे सलीमुल्लाह खान, उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के पैलेस के अंदर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। बात करते हैं तख्त श्री हरमंदिर साहब कहां पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा पटना में है, और पटना में सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनका भी जन्मस्थली है। इसके अलावा बात करते हैं सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो जब भी आपसे पूछे सिपाही विद्रोह या देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1857। इसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति मुख्य रूप से आपका प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ गतिविधि है, इसमें मुख्य रूप से दूध उत्पादन पर बल दिया गया था। इसके अलावा बात करते हैं बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आगे देखा जाए क्वेश्चन 68 नंबर, सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन किया जाता है कहां पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनपुर में प्रत्येक वर्ष पशु मेला का आयोजन किया जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। इसके अलावा आगे क्वेश्चन देखा जाए 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी का मकबरा है आपका सासाराम में। इसके अलावा देखा जाए आगे फ्लाइंग शटल का मशीन का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल मुख्य रूप से जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। इसके अलावा 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो दुर्गापुर, यहां से भी आपका एक पॉइंट बनता है, तो जितने भी स्टील प्लांट है उसका राज्य कौन सा देश सहयोग किया था उसको याद कर लीजिएगा। अगर इसका एक ट्रिक देखते हैं, वीरू भीरू राजदुर्गी, बी से आपका ब्रिटेन, नहीं बी से आपका बोकारो, देखिए यहाँ पे बोकारो। अब बोकारो के स्थापना में रूस सहयोग किया था, सोवियत रूस। भीरू का बात करते हैं तो भी से भिलाई हो जाएगा, और भिलाई की भी स्थापना में सोवियत रूस ने ही मदद किया था।
इसके अलावा बात करते हैं आगे राज से याद रखिएगा राउरकेला जो कि उड़ीसा में पड़ता है। तो राउरकेला जो स्टील प्लांट है, इसका स्थापना में जर्मनी देश ने मदद किया था। इसके अलावा बात करते हैं कि लास्ट दूब्री, तो दू से याद रखिएगा, दू से दुर्गापुर है आपका, और दुर्गापुर का सहयोग ब्रिटेन ने किया था। तो आपसे पूछा दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो दुर्गापुर स्टील प्लांट आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, और राउरकेला आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। बात करते हैं बोकारो भी आपका झारखंड में है। इसके अलावा बात करते हैं भिलाई भी छत्तीसगढ़ में है, और राउरकेला उड़ीसा में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, सेडोन का युद्ध कब हुआ था। तो सेडोन का युद्ध मुख्य रूप से आपका 1870 में हुआ था। 71 में आपका फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। और एक बात करते हैं, एक और युद्ध आता है सेडोन के अलावा, एक और युद्ध है सिडोआ का युद्ध। तो सिडोआ का युद्ध आपका 1866 में हुआ था। इसके अलावा पूछ रहा है हीगेल कौन था। तो हीगेल मुख्य रूप से एक दार्शनिक था, इसका सही आंसर हो जाएगा दार्शनिक। 73 के बाद 74 देखा जाए क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन का है मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हनोई समझौता। जब फ्रांस और वियतनाम के बीच युद्ध हुआ था तो उसमें वियतनाम ने फ्रांस को बुरी तरह से पराजित किया था। उसके बाद हनोई समझौता होता है 46 में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था। तो बंगाल विभाजन आपका जब दिल्ली दरबार लगने वाला था 1911 में, तब आपका बंगाल विभाजन को निरस्त किया गया था। इसके अलावा पूछे बंगाल विभाजन कब हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन, इतना याद रखिएगा। बात करते हैं 76 नंबर, किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है। तो अगर आप लोग जानते होंगे तो भूकंपीय तरंग मुख्य रूप से 3 तरह की होती है, एक P, एक S और एक L। P वाला तरंग पहले, तो थोड़ा सा ट्रिक से याद रख सकते हैं, P प्राइमरी वेव जिसको कहते हैं, तो ये आपका मुख्य रूप से P तरंग आपका सबसे पहला आता है। S तरंग आपका जिसको हम लोग द्वितीयक तरंग कहते हैं। इसके अलावा L तरंग जो आपका लॉन्ग वेव के रूप से जाना जाता है। तो सबसे कम गहनता इसी की होती है और सबसे कम गहनता इसकी है, इसीलिए सबसे अधिक खतरा इसी से रहता है, सबसे अधिक क्षति आपका L तरंग की पहुंचाती है। इसके अलावा बात करते हैं 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो इसका सही आंसर आपका 97% भी हो सकता है, चाहे आपकी किताब में आपका 96.5% भी दिया है, तब देख सकते हैं अप्रोक्स में देखे हैं तब 97 मारे हैं, नहीं तो आप 96.5 भी मार सकते हैं। इसके अलावा 78 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है, यानी 3 नदियों पर नदी घाटी परियोजना होगी। तो देखा जाए सोन नदी पे नदी घाटी परियोजना है, कोसी पे भी है और गंडक पे भी है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा पुनपुन पे नदी घाटी परियोजना नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं गेहूं किस प्रकार की फसल है। तो जैसा कि हम ट्रिक में बात किए, गेहूं में 2 शब्द है, रबी में भी 2 शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रबी। और 79 के बाद आपका सेट का लास्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था और बलवंत राय मेहता का जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था था, यही अपने देश में लागू हुआ था कब, 1993 में। और मुख्य रूप से पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषयों को डाला गया है। अगर ऐसे आप लोग का सेट आज समाप्त हो चुका है, और भी कोशिश करेंगे आगे आप लोग के लिए सेट हम बनाएं जो आपका एग्जाम में मदद करे। अगर आप लोग को मेरा द्वारा कराया गया सेट अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोशिश कर देंगे आगे आप लोग की मदद के लिए कुछ और भी एक्स्ट्रा फैक्चुअल जैसे नेशनल पार्क, इसके अलावा जो भी आपका किताब का एक्स्ट्रा फैक्ट बनता है उसको अलग से वीडियो बना करके डाले। तब तक लिए जय हिंद।